बच्चों, मैं डॉक्टर पी.के. चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष गणित विभाग एम.जे.के. कॉलेज बेतिया। आज मैं आप सबों को डिटर्मिनेंट के कुछ प्रमुख अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के तमाम विविध अनुप्रयोग हैं। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ एक अनुप्रयोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका प्रमुख उपयोग पॉलीगॉन अर्थात बहुभुज के क्षेत्रफलों को निकालने के लिए किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे सबसे छोटा बहुभुज अर्थात ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट की विधि से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग एक वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसके तीनों शीर्ष बिंदु ज्ञात है और इसको डिटर्मिनेंट की विधि से हम लोग इसके क्षेत्रफल का मूल्यांकन करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are xi yi, जहां i 1 2 3 है अर्थात i के जगह 1 रखेंगे तो ये x1 y1 एक वर्टेक्स हुआ, 2 रखेंगे x2 y2 दूसरा वर्टेक्स हुआ, 3 रखेंगे x3 y3 तीसरा वर्टेक्स हुआ। तो इन 3 वर्टेक्स से निर्मित जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों को संज्ञान लेना है। उस वर्टिसेस आर xi yi is half times the determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बच्चों, आप सबों को विदित है कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट का मान होगा ये शर्तियां धनात्मक होनी चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए और इसको यथार्थ रूप देने के लिए हम लोग यहाँ एक आंतरिक रूप से मॉड साइन लगा देते हैं, ये समझने के लिए कि ये क्षेत्रफल सर्वदा धनात्मक राशि होगी। यूँ तो भौतिकी शास्त्र में या दूसरे शास्त्रों में क्षेत्रफल, गणित शास्त्रों में भी क्षेत्रफल का आशय यदाकदा ऋणात्मक भी हुआ करता है, जिसको हम लोग वेक्टर एरिया से चिन्हित करेंगे। लेकिन यहाँ जो एरिया है अर्थात क्षेत्रफल है ये स्केलर एरिया है अर्थात संख्यात्मक एरिया है। अब इसको हम लोग निरूपण करेंगे कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट की भाषा में इसको हम लोग पेश करें। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का आपने अध्ययन किया होगा। वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोगों को ज्ञात है, विदित है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3 is, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने पढ़ा होगा इसका क्षेत्रफल हम लोग इस रूप में व्यक्त करते हैं साइक्लिक टर्म्स में, x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इस पूरे का एक मॉडुलस मान, एक पूरे का संख्यात्मक मान, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। बच्चों, आप डिटर्मिनेंट के गुणधर्म के हैसियत से इसको आप इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, y1 x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2। दोनों के मान सर्वदा परिमाण में समान होंगे। अब बच्चों, इस भाषा को या इस भाषा को किसी भी भाषा को हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में अक्षरशः व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले हिस्से को अगर देखा जाए तो ट्रायंगल को हम लोग हाफ टाइम्स
x1 का गुणक y2 माइनस y3 है, तो y2 को अगर हम लोग y2 इंटू 1 लें, इसको अगर दोबारा हम लोग लिख के और एक समझने का प्रयास करें, जैसे डेल्टा इज हाफ मॉड x1 y2 इंटू 1 माइनस y3 टाइम्स 1 प्लस x2 y3 टाइम्स 1 माइनस y1 टाइम्स 1 प्लस x3 y1 टाइम्स 1 माइनस y2 टाइम्स 1। ऐसा अगर हम लोग देखें, हाँ, तो हम लोग यहाँ तक डेल्टा को हम लोग ऊपर वाले सूत्र के अनुसार इस तरह से चिन्हित कर दिए, x1 इंटू y2 टाइम्स 1 माइनस y3 टाइम्स 1 प्लस x2 y3 टाइम्स 1 माइनस y1 टाइम्स 1, इस प्रकार से। अब हम लोग बच्चों देखेंगे x1 के गुणक क्या क्या है, x1 का माइनर क्या है, y2 टाइम्स 1 माइनस y3 टाइम्स 1, जो यहाँ अक्षर से दिखाई पड़ रहा है। और डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से सजा लेंगे, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग इस तरह से सजा लेंगे। इसे दोबारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से दोबारा हम लोग इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का ये प्रमुख गुण है, आप सबको अवगत होंगे। अब क्षेत्रफल को हम लोग इस रूप में लिख लिए, लेकिन क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, इसकी इकाई भी है। इसकी इकाई को हम लोग बाद में जब सवाल के रूप में परिवर्तित करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट्स या वर्ग इकाई के रूप में इसको चिन्हित करेंगे। स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया करेंगे, वर्ग इकाई। तो ये एक अनुप्रयोग हुआ बच्चों। इस अनुप्रयोग के आधार पर मैं आपसे कुछ उम्मीद करूंगा कि आप इसके आधार पर चतुर्भुज या पंचभुज का क्षेत्रफल अपने से निकालने का प्रयास करें। एक छोटा सा संकेत मैं छोड़ देता हूं कि एक चतुर्भुज को आप दो त्रिभुजों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और दो त्रिभुज के जोड़ को हम लोग एक बड़े डिटर्मिनेंट के रूप में अगर चाहे तो विकसित कर सकते हैं। ये आपको छोड़ दिया कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे जिसके शीर्ष बिंदु x2 y2 x3 y3 x4 y4 और x1 y1 हो। बच्चों, आप दो त्रिभुज निकालकर दोनों को जोड़ेंगे और डिटर्मिनेंट के दायरे में कैसे आप इसको निकालेंगे थोड़ा आप चिंतन करेंगे। इस तरह से दूसरे बहुभुजों का क्षेत्रफल भी आप इसी फलक पर निकाल सकते हैं। एक दूसरा बहुत प्रमुख अनुप्रयोग डिटर्मिनेंट का, जो गणित शास्त्र के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है और हमेशा एक आकर्षण और आवश्यकता रही है, वो है समीकरणों के निकायों को हल करना। बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट विधि से समीकरण के निकायों को हल करना सीखेंगे। यूं तो मैट्रिक्स या सारणिक या दूसरे गणित शास्त्र के तमाम विधाओं में इसका अनुप्रयोग है, लेकिन आज हम लोग डिटर्मिनेंट की विधि से समीकरण के निकायों को हल करने का एक उपाय सोचेंगे और इसको हम लोग निकालेंगे। क्रेमर्स रूल के नाम से विख्यात है, और क्रेमर्स रूल के माध्यम से हम लोग समीकरणों के निकायों को हल कर सकते हैं। मसलन एप्लीकेशन नंबर 2 के तहत सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ये विख्यात गणितज्ञ क्रैमर के नाम को जाता है। तो क्रैमर्स रूल के तहत अगर आपके पास इस तरह का निकाय है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1,
a2x plus b2y plus c2z is d2, a3x plus b3y plus c3z is d3। तो हम सबों को इसके माध्यम से एक्स वाई जेड अर्थात इस समीकरण के हल मिल जाएंगे, और वो हल किस प्रकार का होगा, वो डिटर्मिनेंट से लैस होगा। तो इसके हल को हम लोग क्रैमर्स रूल के नजरिए से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय क्रैमर्स रूल हम लोग x का मान निकालेंगे। x इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल y ओवर डेल z इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल। बच्चों डेल x डेल y डेल z और डेल क्या है, इसको हम लोग पहले परिभाषित कर दें। वेयर डेल्टा जो है डेल, ये आपका ओरिजिनल कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट है, अर्थात ओरिजिनल जो बाईं ओर जो जितने कोएफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट होगा थर्ड ऑर्डर का, जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट हैं इससे निर्मित जो डिटर्मिनेंट हुआ, इसको लेकर इसको हम लोग डेल की संज्ञा देंगे। इसी तरह से बच्चों डेल एक्स क्या होना चाहिए, डेल एक्स भी एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जो एक्स डिलीटेड डिटर्मिनेंट होगा। एक्स के पक्ष को हटा लेने पर, एक्स के पक्ष को अगर हटा लेते हैं, उसको अगर हम लोग राइट साइड से रिप्लेस कर देते हैं, राइट साइड के कॉलम से d1 d2 d3, बाकी सारे कोएफिशिएंट एक्स वाले कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कोएफिशिएंट्स यथावत रह जाए, b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो ये डेल एक्स का निर्माण करता है। अब शायद बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब डेल और डेल एक्स परिभाषित हो गया है तो शायद डेल वाई और डेल जेड स्वतः आप परिभाषित कर लेंगे। डेल वाई का संदर्भ आप समझ रहे होंगे, वाई डिलीटेड डिटर्मिनेंट, वाई वाले कॉलम को डिलीट करने पर जो डिटर्मिनेंट की प्राप्ति होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें एक्स अनअफेक्टेड है और वाई अफेक्टेड है, वाई डिलीट कर देना है, तो वाई के जगह कांस्टेंट वाले कॉलम को हम लोग यहाँ पर व्यक्त करेंगे और बाकी कॉलम अपरिवर्तित रहेगा। इसी तरह से बच्चों डेल जेड क्या होना चाहिए, जेड डिलीटेड डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3, जेड वाले कॉलम को डिलीट कर देना है, उसके जगह राइट साइड को प्लांट कर देना है। इस प्रकार से हम लोग डेल एक्स एक डिटर्मिनेंट है, अर्थात एक संख्यात्मक राशि है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, तो ये सारे संख्याओं का भागफल से एक्स वाई जेड सहजता से निकल जाएंगे और समीकरण का हल बखूबी क्रैमर्स रूल के तहत निकल पाएगा। ये एक बहुत प्रमुख और बहुत ही अनूठा अनुप्रयोग है, जिसके बारे में हम लोग अगर चाहें तो इसके प्रमाण भी कर सकते हैं। बच्चों मैं इसका थोड़ा प्रमाण के बारे में संकेत करना चाहूँगा। एक प्रमाण देने से बाकी प्रमाण आप खुद प्रयास करेंगे और बहुत ही सहजता से आप पा लेंगे। जैसे देखें बच्चों, प्रूफ एक मैं शुरू करता हूं। बच्चों आप देखेंगे डेल एक्स और डेल के अनुपात को हम लोग एक्स कह रहे हैं। यहाँ डेल एक्स क्या है बच्चों, डेल एक्स कैसे डिफाइन हम लोग किया था, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। लेकिन बच्चों समीकरण का जो निकाय था उसमें d1 d2 d3 अपने तरह से परिभाषित था, तो d1 की परिभाषा इतनी थी, d2 की परिभाषा इसके बराबर थी, d3 की परिभाषा इसके बराबर थी। इसको हम लोग लिख लें तो d1 के जगह हम लोग लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z। उसी प्रकार d2 के जगह b2y प्लस c2z। इस तरह से तीसरे वाले को भी d3 को भी हम लोग व्यक्त कर देंगे a3x प्लस b3y प्लस c3z। बाकी कॉलम्स यथावत रहेंगे c1 c2 c3। ये बच्चों हम लोगों ने डेल एक्स के मान को हम लोगों ने व्यक्त किया है। अब डिटर्मिनेंट के जो गुण धर्म होते हैं इसके तहत इसका हम लोग निराकरण करेंगे और इसको समेंड प्रॉपर्टी से इसको तोड़ देंगे। जोड़ के नियम से इसको तीन डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं।
जिसमें एक एक कंपोनेंट को लेकर, पहले कंपोनेंट को लेकर एक डिटरमिनेंट का निर्माण होगा, दूसरे कंपोनेंट को लेकर दूसरा डिटरमिनेंट बनेगा, तीसरे कंपोनेंट को लेकर तीसरा डिटरमिनेंट बनेगा, और ये सब समेंड के रूप में आ जाएंगे। ये सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट भी कहलाता है। b1y सेकेंड कंपोनेंट को लेकर एक दूसरे डिटरमिनेंट का निर्माण हो गया, बाकी कॉलम अनडिस्टर्ब रहेंगे, बाकी कॉलम्स अनडिस्टर्ब। इस तरह से आखिरी जो डिटरमिनेंट होगा, तीसरा डिटरमिनेंट, वो तीसरे कंपोनेंट का नतीजा होगा C3Z B1 B2 B3 और C1 C2 C3। यहाँ बच्चों x कॉमन फैक्टर है, x को हम लोग सहजता से फर्स्ट कॉलम से निकाल लेंगे, और ये A2x में x निकल चुका है, और ये A3x में x को हमने निकाल लिया, A3 रहा, B3 और C3। बच्चों इसमें से भी कुछ निकल रहा है कॉमन, शायद आप देख रहे होंगे y कॉमन निकालेंगे तो B1 B2 और B3। इस तरह से ये भी B1 B2 B3 है, ये C1 C2 C3 है। यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहे होंगे, Z कॉमन फैक्टर है, C1 C2 C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। यहाँ एक चीज आप बच्चों सबों को इसके गुणधर्म के बारे में विशेष ज्ञान पूर्वक है। ये मैंने जो परिभाषा दी थी थोड़ी देर पहले, उसमें ये डेल ओरिजिनल डिटरमिनेंट था, इसको हम लोग डेल्टा से व्यक्त कर रहे थे, और ये डिटरमिनेंट ये शून्य डिटरमिनेंट है, अर्थात इसका मान शून्य है क्योंकि ये दो कॉलम आपस में बराबर हैं। यानी यहाँ पर C1 इज इक्वल टू C2, फर्स्ट कॉलम इज आइडेंटिकल टू सेकेंड कॉलम, इसके मान शून्य हो जाएंगे। यहाँ भी उसी तर्ज पर फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसके मान भी शून्य हो जाएंगे। तो बच्चों हम लोग बाईं छोर से हम लोग डेल्टा x को लेकर चले थे, प्रतिफल हुआ कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स x। तो यहाँ से x का मान डेल्टा x अपॉन डेल्टा, तो ये प्रतिफल आपको मिल गया। इसके तरह शायद आप सिमिलरली आपका ये प्रयास होना चाहिए कि बाकी दो को आप अपने से घर पर स्थापित करें। फाइंड गेट y इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा, और z भी होता है डेल्टा z बाई डेल्टा का हैसियत से साबित हो जाएगा। आज हम लोगों ने प्रमुख रूप से दो अनुप्रयोगों को देखा, और अनेकानेक भी अनुप्रयोग हैं। अगले वर्ग में इसका हम लोग और अध्ययन करेंगे।